अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग करते हुए ठीक होंगे। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट या इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम डिटर्मिनेशन भी आप कह सकते हैं। 1930s तक, इससे 1930s तक जब ग्रेट डिप्रेशन नहीं था, उससे पहले तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यही व्यू था उनका कि दे रिमेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। 1930s में क्या हुआ था, 1929 से 1933 जो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड रहा था वो बहुत फेमस, हम सबको पता, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उससे पहले जो थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उनका इस बात पे फर्म बिलीव था कि मार्केट में कुछ फोर्सेस ऐसे ऑपरेट करती हैं कि मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, मार्केट में कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, टू क्लासिकल प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो थे, डेविड रिकार्डो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, उनका भी यही बिलीव था। वो स्ट्रांगली इस बात पे स्ट्रांगली उनका ये व्यू था कि मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है और कभी भी जो है ना वो कंडीशन कभी भी डेविएट नहीं करती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को उस ज़माने में 1930s में क्या रीज़न था, 1929 और 1933 का जो ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड वॉर 1 भी थी, वर्ल्ड वॉर 2 भी थी, फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल ब्लॉक्स बने हुए थे उनके आपस में जो इख्तलाफात थे वो भी थे, ड्राफ्ट भी उसके रीज़न थे, ठीक है। स्पेकुलेशन, वो क्राइसिस हुए थे, गोल्ड का भी कोई मसला, गोल्ड रशेस थे, उसकी वजह से इकोनॉमी जो थी फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से डेविएट करके, तो बहुत ज़्यादा लोग, मिलियन ऑफ पीपल वर वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन इन ऑर्डर टू सीक जॉब। तो क्या हुआ कि वहाँ उस ज़माने में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता, ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो थी अपनी पीक पे थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग जो बिजनेसेस की प्रोडक्ट्स जो थी वो उनके स्टोर्स में पड़ी हुई थी, उनको ख़रीदने वाला कोई नहीं था। तो इस सिचुएशन को हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। क्लासिकल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो कहते थे कि देयर रिमेन्स ऑलवेज full employment. They believe on this thing कि they believe on the existence of full employment in the economy. उनके मुताबिक जो थी फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन थी कि उनको ये लगता था कि अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है, जैसे मैंने आपसे बात की कि कोई ड्राफ्ट आ जाता है या कोई डेविएशन आ जाती है, जो कोई ऐसी रीज़न जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे चली जाए या अबव फुल एम्प्लॉयमेंट से हो जाए, तो वो खुद बहुत ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है इकोनॉमी से। तो रिमूव हो जाती है और इकॉनमी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करती है कि वापस जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अटेन कर लेती है इकॉनमी खुद को। इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे हम लोगों ने माइक्रो में पढ़ा, कुछ क्लासिकल इकोनॉमी के ऑलवेज रिमेन फुल, यहाँ पे भी कुछ एजम्पशंस है क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, प्रोडक्ट्स रिमेन होमोजेनियस, बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अगर एक बंदा जो है वो चावल प्रोड्यूस करता है और दूसरा बंदा कोई मतलब कपड़ा बनाता है, तो एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। वो उसको बेचेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन वो एक्सचेंज करेंगे। बार्टर सिस्टम वो इंक्लूड करते हैं, उसमें क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है वाइज इक्वल टू सी, इसमें कंजम्पशन होती है और आप या तो पैसा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है। इसका मतलब है कि जो पैसा आप अर्न करते हो या तो आप उसको खर्च करते हो, कंज्यूम करते हो, या फिर आप उसको सेव कर लेते हो। जब सेव कर लेते हो 2-3 मंथ्स के बाद तो क्या करते हो, आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये क्या हो गया, ये आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई या GDP इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम GDP इज इक्वल टू सी प्लस आई रिप्रेजेंट्स योर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट नहीं होती और साथ में जिसमें सबसे बड़ी बात क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें आपकी ट्रेड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एडजस्टिंग करके इकोनॉमी खुद बहुत अपने आप को एडजस्ट इस तरह से कर ली कि एट द एंड इट विल अटेन एक फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और लेजी स्पेयर इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट की या किसी भी दूसरी फोर्सेस की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, यानी आज़ाद मार्केट होगी, इसमें कोई किसी की रोक टोक या कोई कंट्रोल नहीं होगा। सो ये बेसिक 6 असम्पशंस हैं
क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की जो हमने पढ़ी है, क्या सबसे पहले नंबर 1 फुल एम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहते हैं, प्रोडक्ट्स जो है होमोजीनियस और बार्टर सिस्टम होता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी जो है क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी इसमें क्या तिजारत नहीं है, ट्रेड का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, सेल्फ एडजस्टिंग है कि खुद ब खुद मार्केट जो है एडजस्ट कर लेगी, डिमांड एंड सप्लाई की जो भी कंडीशन होती है खुद बहुत उसको एडजस्ट करेगी इन सच अ वे कि एट द एंड ये फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर लेगी। और लेजिस फेयर इकोनॉमी की गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, ये किसी भी जो आउटर फोर्स की इंटरवेंशन नहीं होती इस मार्केट में। ये assumptions है। अब हम बात करते हैं जेबी सेला की। जेबी सेल जो था वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, और इसको कोर इकोनॉमिस्ट माना जाता है एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1767 से 1832 तक है। और अकॉर्डिंग टू जेबी सेल लॉ, जो जेबी सेल लॉ को याद रखिएगा, वी कॉल इट एज अ कोर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। और इसका जो बेसिक पॉइंट था वो ये कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि सप्लाई जो है वो खुद ब खुद अपनी डिमांड क्रिएट करती है। ये जेबी से ने प्रेजेंट किया। जेबी से लॉ का मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया उसका ये है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। अब जेबी से लॉ को हम क्यों कहते हैं कि ये याद रखिएगा बात को कि कोर है, कोर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये लॉ जो है वो कोर ऑफ क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है ये क्लासिकल थ्योरी का, जिसमें उसने कहा जेबी से ने कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। अब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड अगर उस ज़माने में देखा जाए तो चलें ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में क्या ये बात पूरी होती है? लेट्स सपोज कि हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि आईफोन, जब आईफोन अपना भी कोई मॉडल अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ वो जस्ट वो मार्केट में कोई अपना लॉन्च नहीं करता, जस्ट इंट्रोड्यूस करता है या न्यूज़ पब्लिश होती है जी आईफोन का न्यू लेटेस्ट मॉडल आ रहा है और वो इस तरह का होगा, तो क्या होगा? सप्लाई ने ऑलरेडी आने से पहले लोग जो है पहले से ही वो रेडी हो जाते हैं कि वो पैसे इन्वेस्ट करना, सेव करना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों ने लेना है। तो वो क्या होता है? सप्लाई ने क्रिएट कर दी डिमांड को। तो ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। इसके अलावा अब जो लग्जरीज थिंग्स हैं, आई थिंक उसमें ये पूरा होता है कि सप्लाई जो है वो क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, के जो एक प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद ही अपनी डिमांड क्रिएट कर लेती है। तो ये जेबी से लॉ का जो था मेन आइडिया है, जो कि आप लोगों ने कभी नहीं भूलना कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। और जेबी से लॉ जो है वो कोर है क्लासिकल थ्योरी का, ठीक है। इसके जो अदर पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ओवर प्रोडक्शन जो है वो इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा कहते थे कि ओवर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें 1930s का जब ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ये बुक्स में लिखा गया, जेबी टेलर ने भी लिखा है, ठीक है, केन्स ने भी लिखा है कि जो चीज़ें थी वो शेल्फ में पड़ी हुई थी, शॉप्स में पड़ी हुई थी, उनको लेने वाला कोई नहीं था। जब उनको लेने वाला कोई नहीं होगा तो क्या होगा? जो बिज़नेसमैन है या बिज़नेस जो फर्म है उसको क्या उसकी जब सेल्स चीज़ें पड़ी रहेंगी, सेल आउट नहीं होगी, तो क्या फेस करेंगे? वो तो ऑब्वियसली जो उनको लॉस होगा, लूज़ करेंगे वो। और जब उनको लॉस होगा उसके बाद वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले वो अपना प्लांट बंद करेंगे, अपने जो जितने भी वहाँ पे वर्कर्स होंगे उनको फारिग करेंगे, ठीक है। ये उस ज़माने में ये सब केन्स ने लिखा था। और केन्स ने किसको टारगेट किया था? क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशन को, जिसमें जेबी से ने कहा कि ओवर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। वही कहते थे कि हिडन मार्केट में फोर्सेस इस तरह से ऑपरेट करती हैं कि जो भी माल जो मार्केट में आता है वो सेल आउट हो जाता है, सो ओवर प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो लेकिन इसके ऑपोजिट हुआ इन 1930s में, जो ग्रेट डिप्रेशन हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया उसमें टोटली ऑपोजिट हुआ, ओवर प्रोडक्शन हुई। फिर जो उसका थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो उसने कहा प्रोडक्शन क्रिएट्स डिमांड फॉर गुड, सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। उसने कहा सेविंग हमेशा इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है सेविंग हमेशा इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। वो कैसे? जैसे मैंने बात की कि क्लोज प्राइवेट इकोनॉमी है। क्लोज प्राइवेट इकोनॉमी मीन्स y इज इक्वल टू C+i या इक्विवेलेंट GDP इज इक्वल टू C+i।
सी जब आप इनकम आप अर्न करते हो प्राइवेट इकोनॉमी में, तो क्या करते हो, या तो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, सी, या फिर सेव करते हो। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। यानी आपने जो कमाया उसमें से आपने या तो अगर आप लेट्स सपोज कि आपकी इनकम जो है वो 40,000 है, 40,000 में से आपने 20,000 खर्च कर दिया और 20,000 आपकी सेविंग रहेगी। जब आपने 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपने सेविंग कर लिया, आपकी सेविंग बढ़ी, तो आप सोचोगे कि आपको मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूं, या तो आपकी कोई आप अपनी कोई जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत ज़रूरी होगी आप उन पर इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप टू अर्न मोर इनकम आप उस पर इन्वेस्ट कर दोगे, या कोई प्लॉट ले लोगे, गाड़ी ले लोगे, या फिर कोई फ़ोन अगर आपको चाहिए आप फ़ोन ले लोगे। तो वो जो आपकी सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमी सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती हैं। अब उनका जो नेक्स्ट जो फैक्टर उन्होंने बात की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिटर्मिनेंट फैक्टर है, ठीक है। और उसने लेबर मार्केट की बात की जिसमें डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर को कहा कि किस तरह से वो वेज रेट के थ्रू अगर डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाती है, तो किस तरह से एडजस्ट करती है लेबर मार्केट। ये हम आगे हम डिस्कस करते हैं। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे पहले हम बात करते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है, जैसे हमने मेन बात की कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का सबसे मेन फीचर यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे वो बिलीव करते हैं। दिस इज देयर रिमेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वो इस तरह से रिमूव होती है कि जनरल वेज कट, मनी वेज, जनरल वेज कट होता है मनी वेजेस में, जिसकी वजह से जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे क्या होता है, डिमांड फॉर लेबर लेस देन हो जाती है सप्लाई ऑफ लेबर, यानी उनकी जो वेजेस होती है उसमें से उनकी इनकम में से कटौती कर लें आप। यानी उनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन का उनको दिहाड़ी का 100 मिलता है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि आप उनकी जो वेज है उसको कम कर दें, तो उससे क्या होगा, जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो अटेन कर लेंगे। किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। डिमांड फॉर लेबर, जब आप किसी लेबर की आप मजदूरी जो पूरे दिन की 100 बनती है आप उसको 50 देंगे, तो क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी क्योंकि मजदूर काम नहीं करेगा, वो लेस देन हो जाएगी सप्लाई ऑफ लेबर के। जब डिमांड फॉल करेगी तो फॉल इन डिमांड फॉर लेबर भी होगा, फॉल इन वेज रेट होगा, फॉल इन वेज रेट होगा तो दोबारा से क्या होगा, राइज इन डिमांड फॉर लेबर होगा। जब राइज इन डिमांड फॉर लेबर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जब रिमूव होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ इकोनॉमी मूव कर देगी। इसका मतलब है कि डिमांड फॉर लेबर का और उसका वेज रेट का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक ये सिचुएशन होगी। एक सेकंड जो स्टेरियो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बात की कि डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो फंक्शन है वेज रेट का। डिमांड फॉर लेबर जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है वेज रेट का, यानी देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर लेबर एंड वेज रेट। अगर आपका वेज रेट जो है ज़्यादा होगा, डिमांड फॉर लेबर क्या होगी, कम होगी, और अगर आपका वेज रेट कम होगा, डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली सप्लाई ऑफ लेबर का और वेज रेट का जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगा सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगी। तो यही बात मैंने यहाँ पे स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि डिमांड फॉर लेबर इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट वाइल सप्लाई ऑफ लेबर इज़ पॉजिटिव रिलेटेड टू वेज रेट। इसके बाद हम बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट में क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन सप्लाई ऑफ मनी। टोटल सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। टोटल वैल्यू यानी आपने जो भी आउटपुट बनाया वो सब आपने सेल आउट किया, तो उसकी दैट वाज इक्वल टू टोटल सप्लाई ऑफ मनी। While changes in supply of money causes proportional change in price level, ठीक है। यानी अगर प्राइस लेवल सप्लाई ऑफ मनी चेंज होती है तो आपका जो प्राइस लेवल है वो उसमें प्रोपोर्शनल चेंज आता है उसकी वजह से। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन।
उसके लिए हम सबसे पहले हैं गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट में क्या होता है कि गुड्स मार्केट में सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और बहुत जो है वो फंक्शन है। फिर इंटरेस्ट रेट का हम लोगों ने जब बेसिक रिलेशनशिप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा तो हमने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, इंटरेस्ट रेट का। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो सेविंग क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी, इन्वेस्टमेंट विल सेविंग इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज़ होगी। देखिए अगर आपकी इंटरेस्ट रेट हाई है, जैसे 13.25% था इन फरवरी 2020 में, तो आपको बैंक्स क्या थे, आपको पैसे अगर आप बैंकों में पैसे रखवाने जाते थे तो आपको प्रॉफिट उस पर ज़्यादा दे रहे थे, और अगर आप लेने जा रहे हैं तब भी आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको वापस करना होता था। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप बैंकों से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करते हैं या बाहर आप बैंक में रखना पसंद करते हैं? ऑब्वियसली आप बैंकों में रखते हैं, क्योंकि आपको बाहर रख के इतना प्रॉफिट अर्न नहीं करते जितना आप बैंकों में रख के सेव करते। ठीक है, वो आपकी सेविंग बढ़ेगी। अगर लेट्स सपोज इससे क्या होगा, इन्वेस्ट जब आप बैंकों में पैसा पड़ा रहेगा तो आप कैसे निकाल के उनको इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट इन द सेंस क्या, या बिज़नेस कैसे करो। जब आप देखोगे कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करने पे प्रॉफिट कम मिल रहा है और सेविंग में बैंक में रखने से जो आपकी सेविंग है उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप वो पैसा नहीं निकल पाओगे, आप उनको बैंक में रहने दोगे। और इन्वेस्टमेंट जो होगी, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस इन्वेस्टमेंट तब होगी ना जब आप सेविंग अपनी निकाल के बाहर किसी कारोबार में खर्च करो, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, या कोई प्लॉट ले लो, या मकान ख़रीद लो। इन्वेस्टमेंट तो वो होगी और उससे आपको प्रॉफिट आए। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपकी सेविंग इंक्रीज़ करेंगी और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट लो होगा, जैसे अब आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 13.25 इंटरेस्ट रेट से 9% पे आ गई है, तो वो उससे क्या होगा, लोग अब देखेंगे कि अब हमें से जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, तो लोग अपनी जो बैंकों में से पैसा वो निकालेंगे। बैंकों में पैसा क्या है, सेविंग है, वो निकाल के इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये फंक्शन रिलेशनशिप है। और एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे रियल वेज डिमांड फॉर लेबर इज़ इक्वल टू द अवेलेबल सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे रियल वेज ऑफ डिमांड फॉर लेबर इज़ इक्वल टू द अवेलेबल सप्लाई ऑफ लेबर, और people get employment who are willing to work at prevailing wage rate where demand for labor is equal to supply of labor। ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी गुड्स मार्केट के बाद। और इसमें हाँ, जब एक और चीज़ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, अगर आपको याद हो तो माइक्रो में आपने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है, वेट अ मिनट, अगर यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता सकूँ। ये देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है कि आप कोई चीज़ एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप लेबर एंड कैपिटल के एम्प्लॉय करने से आपका जो है वो कर्व बढ़ता है, फिर आफ्टर दैट जब आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय कर लेते हैं तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो उसने कहा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, आउटपुट इंक्रीज़ करती है लेकिन लेस प्रोपोर्शनल विद एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, अब डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर हो तो तब क्या होती है सिचुएशन, ये देखिए, मैं अब इसको भी ड्रॉ करती हूँ आपके सामने। लेट्स सपोज ये आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड ये नेगेटिवली, सॉरी, ये नेगेटिवली स्लोप और ये पॉजिटिवली स्लोप, पॉजिटिव, सॉरी ये नहीं सही बना, ये पॉजिटिवली स्लोप है। ठीक है, और इसने कहा कि इक्विलिब्रियम डिमांड कहाँ होती है, ये पॉइंट जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। सो डिमांड फॉर लेबर विच इज़ दिस, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ वेज रेट, ये उसने कहा था। और जहाँ पे इक्विलिब्रियम वेज रेट क्या होगा, इक्विलिब्रियम वेज रेट ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम डिमांड हो जाएगी आपकी, ये इसको आप डी स्टार कह लो। तो उसने क्या कहा कि डिमांड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेज रेट एंड वाइस वर्सा, सप्लाई इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेज रेट एंड वाइस वर्सा। ये चीज़ थी।
ये बेसिक जो हमारा मॉडल था। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होती है? उसने कहा डिमांड फॉर लेबर हमें पता ही है कि सप्लाई ऑफ लेबर के इक्वल होती है। और रियल वेज रेट पे क्या होता है कि लेबर एंटरप्रेन्योर और इक्विलिब्रियम पे होते हैं, और नंबर ऑफ लेबर जब लेबर विलिंग टू सप्लाई देयर लेबर्स एंड गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि जब नंबर ऑफ़ लेबर जो है उनकी क्या होगा, सप्लाई इनकी, अगर वेज रेट इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ होगी, जब सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली उनकी सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होगी। तो वो क्या होगा एट देन वो फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है। ये आपके कोर्स में आउटलाइंस में नहीं था, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये बेसिक है, और अगर ये बेसिक नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकोगे केन्स का और क्लासिकल का। सो ये मैं चाह रही हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे। क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम आ जाते हैं। एक दफ़ा फिर से हम क्लासिकल थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें कहते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, और क्लासिकल थ्योरी का जो कोर है वो जेबीसे लॉ है। जेबीसे लॉ के अकॉर्डिंगली सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, ओवर प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। वेज रेट और वेज रेट और का डिमांड फॉर लेबर का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और जबकि सप्लाई ऑफ लेबर का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और उसने कहा कि रियल वेज इज इक्वल टू मनी वेज के होता है, डिमांड फॉर लेबर लेस देन, और एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कुछ फोर्सेस इस तरह से करती हैं कि अगर कोई इकोनॉमी डेविएट करे, ठीक है, या मूव अवे करे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट से, तो मार्केट फोर्सेस इस तरह से हिडनली रिएक्ट करती हैं कि वापस दोबारा इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे आती है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इसमें लेजिस फेयर इकोनॉमी है, यानी इसमें गवर्नमेंट की या किसी भी आउटर फोर्स की कोई इंटरवेंशन नहीं होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है, यानी इसमें कोई तिजारत नहीं होती, ट्रेड का कोई इम्पैक्ट, कोई वेरिएबल या कोई इम्पैक्ट नहीं है। इवन इसमें ये स्पेशली कहा गया है कि लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी एक जो बार्टर सिस्टम ये होता है कि अगर दो लोग मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस करें तो एक दूसरे को सेल आउट करने के लिए एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, इसको हम बार्टर कहते हैं। ये चीज़ें थी, ये आपको बताना इसलिए मैंने रिवाइज़ किया कि आपको पता हो कि क्लासिकल थ्योरी क्या थी और केन्जियन थ्योरी ने क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया, और केन्जियन थ्योरी ने फिर केन्जियन थ्योरी किस तरह से डेवलप हुई, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म जो क्रिटिसाइज इसको किया गया वो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो है इसका अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। उस ज़माने में जब 1930s का ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और केन्स ने अपनी बुक लिखी 1936 में, तो उसने सबसे पहले बात ये की कि उसने कहा कि ये तो फेल होगी क्लासिकल थ्योरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस वक्त अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही थी। उन्होंने कहा उसमें सेकेंड थिंग थी मनी जो थी वो न्यूट्रल नहीं थी। रिफ्यूटेशन ऑफ वेज कट को उसने एक पॉइंट ये भी था, उसने कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो होनी चाहिए। देखो, रिफ्यूटेशन ऑफ वेज कट का मतलब ये ना कि अगर कोई बंदा 100 रुपये में काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसको एंड तक काम करने के बाद आप उससे 100 रुपये में बात करो, एट द एंड आप उसको 25 रुपये 20 दे दो, तो क्या वो ले लेगा? नहीं। तो ये फिर उसके बात की कि आप कैसे वेज कट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात की, उसने कहा कि लेजिस फेयर इकोनॉमी जो है वो नहीं है, किसी ना किसी थर्ड फोर्स को आके इंटरवेन करना चाहिए, और थर्ड फोर्स जो बेस्ट है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट आए, अपना रोल प्ले करे और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे। उसके बाद उसने कहा प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल है, जिसका क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्लासिकल थ्योरी को। क्लासिकल वालों ने कहा था ना कि ओवर प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, इन्होंने कहा ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल होती है जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग बेरोज़गार होंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसी तरह से पड़ी रहेंगी, तो क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन होगी ना, कि दुकानों में भी चीज़ें पड़ी हुई हैं और पीछे जो है वो फार्म वो भी वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या होगा? वो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। फिर उसके जो सेल्स ला, रिफ्यूटेशन ऑफ सेल्स ला, उसने उसको रिफ्यूज़ किया कि सेल्स ला क्या था? सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। तो उसने उसको भी कहा कि सप्लाई कैसे अपनी डिमांड को क्रिएट कर सकती है। और लास्ट पर लॉन्ग रन एनालिसिस जो है क्लासिकल इकोनॉमिक वो अनरियलिस्टिक है। आई होप कि आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज इसका बताने का मतलब ये था सेल्स लॉ का, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, कि आपको पता चल जाए कि इनके व्यूज़ क्या था, इनका बेसिक असम्पशंस क्या थी, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, और क्लासिकल थ्योरी को जब केन्स ने क्रिटिसाइज़ किया तो क्या रीजंस थी और वो क्या पॉइंट्स थे, जिसकी वजह से फिर 1936 में केन्स ने अपना मॉडल केन्स एंड क्रॉस के नाम से, जिसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल भी कहते हैं, वो प्रेजेंट किया। सो आई होप सो कि अब इन दोनों की जानने के बाद आप लोगों को इन दोनों मॉडल्स की अच्छी तरह से
सी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच क्लास। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।